नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मेरे साथ अभी मौजूद है जर्नलिस्ट आलिशान जाफ़री। हमने अभी रिसेंट में देखा है कि उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उस पर आलिशान जाफ़री रिसर्च कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में जो एक नाबालिग लड़की थी, उनके अपहरण के तौर पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम युवक था। उसके बाद वहाँ पर तनाव का माहौल खड़ा हो जाता है और जो वहाँ पे कुछ दक्षिणपंथी कट्टर संगठन है, उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने ऐसे पोस्टर्स भी चिपकाए कि 15 तारीख को यहाँ पर एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया और उससे पहले यहाँ पर जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, जितने भी दुकानें हैं, उनको यहाँ से अपनी दुकानें खाली करके यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद और एक प्रतिक्रिया भी आती है कि मुस्लिम समाज द्वारा भी यहाँ पर 18 जून को एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी सभी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी आलिशान जाफ़री है, जिनसे हम इस मुद्दे पर बातें करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस पूरा जो ये तनाव का माहौल है, ये आखिरकार ये क्यों हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार आलिशान, आपका द वायर में आपका स्वागत है। आप मुझे बताएंगे कि ये पूरा जो मसला था, इसके पीछे की वजह क्या थे, बेसिक्स क्या थे, क्यों हुआ है ऐसा वहाँ पर। देखिए, जैसा कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट हुआ कि ये गुस्सा 26 मई की घटना से फूटा है। और 26 मई की घटना को जैसा कि सब जानते हैं और इसको रिपोर्ट किया गया है और ये फैक्ट छुपाया जा रहा है कि एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का जो कि किसी नाबालिग लड़की के साथ जा रहे थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और ये मामला एक क्राइम का मामला था जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल थे। अगर ये क्राइम है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और वो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ पोस्टर्स सर्कुलेट हुए। पोस्टर्स में ये लिखा हुआ था कि आप मुस्लिम समुदाय को ये धमकी दी गई थी कि आप 15 तारीख तक ये अपनी दुकानें और घर खाली कर दें और यहाँ ये जगह छोड़कर चले जाएं। जिस संगठन के नाम से ये पोस्टर्स लगाए गए थे, आप अगर देखेंगे तो उस संगठन के लीडर ने, जो कि धर्म संसद में, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, जो कि पूरी दुनिया में हेट स्पीच के लिए मशहूर हो गई थी और बदनाम हो गई थी, तो उन लोगों ने ये पोस्टर्स, उनके नाम से ये पोस्टर्स सर्कुलेट हुए। उन्होंने बोला कि हमने देखिए पोस्टर्स नहीं लगाए हैं, लेकिन इसमें जो बात लिखी है महापंचायत वाली, वो तो हम कर रहे हैं। तो पुलिस ने उसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लिखी, जैसा कि अक्सर ऐसे केसेस में होता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार उस मुहिम से जुड़े हुए लोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको टारगेट करने की, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। और ये 26 मई की घटना से पहले से हो रहा है। 26 मई की घटना को एक बहाना बनाया जा रहा है, उसको एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ उससे पहले से हो रही है। 24 मई का जो वीडियो कई लोगों ने साझा किया, जो कि दर्शन भारती जो इस कैंपेन को किसी हद तक लीड कर रहे हैं, उनके ही सोशल मीडिया से लिया गया। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 26 से पहले ये ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको ऐसे टारगेट किया जा रहा था और कम्युनल एंगल जो है वो उस घटना के बाद दिया जा रहा है। तो आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पहले क्या हुआ था, ये सिर्फ एक बहाना बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि पहले क्या हुआ था वहाँ। जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि 24 मई को आप देखें, 24 मई का जो वीडियो आया इस संगठन के लीडर का, उसमें वो कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने जो पोस्टर्स भी सर्कुलेट हुए हैं, उसमें लव जिहादी शब्द यूज़ किया गया है, उनको चेतावनी दी गई है। अब आप लव जिहादियों को पहचानेंगे कैसे? तो 24 मई का अगर आप वीडियो देखें, जो घटना से पहले का है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि कारपेंटर्स, मजदूर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और तमाम ऐसे छोटे बड़े काम करने वाले लोग पोटेंशियल भेड़िए हैं और इनको पहचान लेना है और इनके साथ मतलब इनको निकालना है, इनसे दूर रहना है। तो इस तरीके की फियर मॉन्गरिंग इससे पहले से चल रही थी। और आप अगर देखते हैं कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने ये लेटर लिखा उत्तराखंड के गवर्नर को, और उस लेटर में अप्रैल के इंसिडेंट्स शामिल हैं। अप्रैल में ऐसी ही घटना हुई थी। जो लोग अभी इस मुहिम को लीड कर रहे हैं,
उन लोगों ने अप्रैल में वन गुजर कम्युनिटी को अपनी ज़मीनें छोड़ देने की चेतावनी दी थी और बोला था कि ये इलीगल तरीके से ज़मीनों पर बसे हुए हैं, तो ये खाली करें, वरना 10 अप्रैल तक खाली करें, वरना जो है इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और वन गुजर कम्युनिटी ने उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में इस चीज़ की शिकायत दर्ज की थी। और उसके बाद 20 अप्रैल को एक धर्म सभा में हेट स्पीचेस दी गई, एथनिक क्लेंजिंग की, वायलेंस की बात की गई। और वो अगेन ये बात वही लोग कर रहे थे जो लोग 2021 की हरिद्वार धर्म संसद में शामिल थे और अभी मौजूदा मुहिम में शामिल हैं। तो लगातार पिछले 2 साल से दिसंबर 2021 से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को जिसको देवभूमि कहते हैं, कह रहे हैं कि देवभूमि को गैर हिंदू विहीन कर देना है। आप हरिद्वार धर्म संसद की कई सारी स्पीचेस सुनेंगे जिसमें यही लीडर्स जो अभी इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि उसमें से एक स्पीच थी जिसमें बोला गया कि हम हरिद्वार में क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, या होटलों के शीशे कांच तोड़ दिए जाएंगे अगर यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है। उसके बाद बार बार ये बात उठती रही कि कुछ धार्मिक स्थलों के आसपास मुसलमानों को दुकानें ना लगानी दी जाएं, इसके लिए लोगों ने लेटर्स लिखे। फिर 2021 में सितंबर में एक लेटर सामने आता है कि प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी, तो ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है। और फिर 2022 में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट हेट स्पीच वाले केस में, जो हरिद्वार में जेनोसाइड का कॉल दिया गया और एथनिक क्लेंजिंग की बात की गई, उत्तराखंड गवर्नमेंट उस केस में पार्टी है और वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देकर कहा कि अगर पुलिस को खुद, अगर कंप्लेंट नहीं भी दर्ज है तो पुलिस को खुद सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए हेट स्पीच का। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक जो इवेंट्स आपको दिखते हैं उसमें आपको एक पैटर्न दिखता है, एक सिलसिलेवार तरीके से टारगेट करने की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक ऐसे एरिया में जहां पर वो बहुत कम पॉपुलेशन में रहते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना। और फिर पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन ये लोग खुद वही इसी के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि अभी आपने एक टाइमलाइन बताई कि कैसे हुआ 2021, 22 और अभी 23 चल रहा है, कि कैसे ये पूरा एक कम्युनिटी को वहाँ पर कंटिन्यूसली टारगेटिंग किया जा रहा है। और उसके बाद अभी जो ये माहौल बना है लव जिहाद का, उसके बाद ये जो है वहाँ पर धर्म संसद हो रही। तो ये जो टाइमलाइन बताई, ये तो पूरा 2-3 साल से वहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होती, या पुलिस का जो कार्रवाई वो संदिग्ध है कि पुलिस भी उनको कुछ नहीं करती, या ऐसे कुछ चीज़ें हैं? मैं कौन जिम्मेदार है ये कहने के बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हेट स्पीच के ऊपर स्टेट जो कार्रवाई नहीं कर रही है वो इम्पोर्टेंट नज़र आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जब एक पैटर्न दिखता है, कुछ लोग एक पूरे समुदाय को, एक पूरी कम्युनिटी को एक प्रदेश से खदेड़ देने की बात कहते हैं, उस प्रदेश को गैर हिंदू विहीन कर देने की बात कहते हैं, और उसको चालाकी से कभी लव जिहाद का, कभी लैंड जिहाद का, कभी किसी तरीके का कम्युनल एंगल दे देते हैं और फिर उस कैंपेन को एस्केलेट करते रहते हैं। तो आपको पता है कि जिस तरीके से 20 अप्रैल की धर्म सभा में बातें कही गई और उसके बाद अभी लगातार बातें कही जा रही हैं, ये बातें ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ जो लोग फैक्ट चेकिंग करते हैं या जो लोग इन चीज़ों पर लिखते हैं उनके संज्ञान में आती हैं, ये बातें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में भी आती हैं। तो और जबकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आप इस चीज़ का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लीजिए, इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये बात मुझे कुर्बान अली जो कि पेटिशनर हैं और उन्होंने भी ये बात कही कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से, और इस केस में तो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई ना करने से, धर्म संसद पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के लोग बार बार अलग अलग कैंपेन्स में दिखते हैं, उनके ऊपर फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दोबारा एफआईआर अलग अलग स्टेट्स में दर्ज होती रहती है और वो फिर ऐसे इवेंट्स करते हैं। यही चीज़ आपने पैटर्न महाराष्ट्र में भी देखा कि एक के बाद एक मतलब शायद 10 जगह पे किसी स्पीकर ने असेंबलीज करी और उनके ऊपर कुछ जगहों पर एफआईआर्स भी दर्ज हुई, लेकिन उसका मतलब क्या बन जाता है कि आप
उसके ऊपर एक FIR लिख गया, जब पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाती है, उसमें गिरफ्तारियां नहीं करती है, तो इस जैसे वजह कि से मुझे टी राजा है जो हमेशा लगातार ऐसे बयान देते हैं, उन पर FIR तो दर्ज है लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई जो पुलिस की है नहीं हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र में भी रैली की थी, जैसे कि सुरेश चौनाक्य ने भी की थी, और उसके परिणाम स्वरूप अभी जो राइट्स भी हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो इसी के मतलब हम उसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देने से ही ऐसे राइट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि यही चीज़ है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई है, और जो उसके पेटिशनर्स हैं वो भी ये बात बार बार कहते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो इस तरीके की चीज़ें रुक सकती हैं। आपने देखा कि जब ऊना में, रुड़की में इस तरीके की महापंचायतें और धर्म संसदें ऑर्गेनाइज हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रवैया अपनाया था, और सुप्रीम कोर्ट के उस रवैये के बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ी चुस्ती दिखाई, और टेम्परेचर, जो कि कुर्बान अली कहते हैं, पेटिशनर हैं, उस टाइम पर नफरत का माहौल थोड़ा थम गया था। तो अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इस तरीके की चीज़ों को वो रोक सकती है, और इस तरीके की चीज़ों को आपने देखा है कि दूसरे प्रदेशों में रोका गया है, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इफेक्टिवली रोका है। तो ये थे हमारे साथ आलिशान जाफरी, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा कवर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आलिशान ने हमें बताया कि सिलसिलेवार तरीके से कैसे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की जो कम्युनिटी है उनको हमेशा के तौर पर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि ये प्रदेश आप छोड़ के जाए। कैमरा पर्सन चिराग झा के साथ मैं अतुल होवाले, द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।